नीता नगरी is sponsored by खाता बुक। बिजनेस हुआ इजी। पेमेंट लिंक से पाएं उधारी फटाफट। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी। राजदीप जी, ये दोनों आपके पुराने परिचित भी हैं, मुझे ऐसा पता चला है। जी बिल्कुल, खास करके युवराज जी तो जो थे, मैं जब टेलीग्राफ अखबार में था, आईएनएस बिल्डिंग में बैठता था, युवराज उसके पहले कुछ साल पहले टेलीग्राफ में थे, तो हमारे कई कॉमन फ्रेंड्स थे। उसके बाद युवराज जी इंडिया टुडे गए, आउटलुक, फिर मुझे लगता है इंडियन एक्सप्रेस के लिए भी लिखते हैं, और अब तो काठमांडू में है। हाँ, हम दोनों वरिष्ठ हैं, अब बहुत ज्यादा वरिष्ठ है, लेकिन आपसे हम दोनों सीनियर हैं, आप ये जान लीजिए सौरभ। नहीं, इसीलिए मैं बहुत अदब से भर के बात कर रहा हूं। अच्छा, मुद्दे की बात पे आते हैं। केपी शर्मा ओली की गद्दी कितनी सुरक्षित है, कितने दिन सुरक्षित है? युवराज सर, सबसे पहले आप। बहुत ही मुश्किल सवाल सौरभ भाई। सुरक्षित, वो असुरक्षित है, और क्योंकि पार्टी के अंदर में बहुत जबरदस्त फ्यूड है, उसको किस तरह वो एड्रेस करेंगे, उसको जो सेंटिमेंट है पार्टी के अंदर में, जो डिबेट है, जो एंगर है, उसको वो किस तरह रिस्पॉन्ड करेंगे, ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स से या स्टेट के जो पावर है उसको मिसयूज करके वो रहना चाहते हैं, या डेमोक्रेटिक तरीका से उन जो ग्रीवेंसेस आ रहे हैं पार्टी के अंदर में उसको वो एक डेमोक्रेटिक तरीका से एड्रेस करेंगे। और ठीक है, एक तो प्रचंड के साथ, दूसरे जो चेयरमैन है उनके साथ नेपाली में आलो पालो बोलते हैं, टर्न बाय टर्न। 5 साल के टेन्योर में 30 मंथ्स प्रचंड और पहला 30 मंथ्स ओली, उसके बाद प्रचंड, ये अंडरस्टैंडिंग था। उसको ऑनर करेंगे नहीं करेंगे, और जो ग्रीवेंसेस आ रहे हैं गवर्नमेंट के माल फंक्शनिंग के बारे में, पार्टी में माइनॉरिटी में जाने के बारे में, उनके वर्किंग स्टाइल के बारे में, तो लेकिन अभी तक जो स्थायी कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग चल रहा है, 4-5 सीटिंग हुए हैं, उसमें उन्होंने वो एटीट्यूड नहीं दिखाया है। वो इस तरह ये करके कि हम किसी तरह इसको सप्रेस करेंगे। आई एम द प्राइम मिनिस्टर, जो मैंडेट मिला है मेरे कारण मिला है, इसलिए शायद अभी वो स्टेप डाउन करने के मूड में या उस क्वेश्चन में इंटर करने के मूड में नहीं है, लेकिन उनके लिए आने वाला दिन बहुत ही डिफिकल्ट होंगे, इतना बता सकते हैं। सुरेन, ये प्रचंड वर्सेस ओली है या इसमें और भी फैक्टर्स जो उतना सरफेस पे नजर नहीं आ रहे हैं? प्रचंड वर्सेस ओली जरूर है, मगर अब सुनने को मिल रहा है कि ओली के पहले वाले कॉमरेड जो थे, झलनाथ खनाल और माधव कुमार नेपाल, वामदेव गौतम, अब सारे के सारे उनके खिलाफ में गए हैं और उनका इस्तीफा मांग रहे हैं। तो अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ है। आज भी कुछ समझदारी बनाने की कोशिश हो रही है, वही समाचार हम पढ़ रहे हैं, दिख रहे हैं नेपाल में। और कल जब स्थायी समिति का जो बैठक मीटिंग जो है, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी का जो सीनियर लेवल कमेटी जो है, स्टैंडिंग कमेटी, स्थायी समिति बोलते हैं, उसका बैठक कल शुरू होने का प्लान है। उस बैठक में किस ढंग से पेश आएंगे और कोई समाधान निकालेंगे, कैसा समाधान निकालेंगे, या फिर ओली को इस्तीफा देना होगा पीएम पद से या पार्टी का नेतृत्व तह से, तो अभी वो सब देखना बाकी है। फिलहाल ये जरूर है कि केपी शर्मा ओली अभी नेपाल में संकट में है। Isn't it unprecedented कि नेपाल का प्रधानमंत्री, मतलब बॉर्डर को लेके पहले भी छोटे मोटे टेंशन रहे हैं, ब्लॉकेट भी रहा है जो कि बड़ा टेंशन था, लेकिन नेपाल का प्रधानमंत्री ये कह रहा है कि भारत की सरकार, भारत का प्रधानमंत्री मुझे पद से हटाना चाहता है। जी राजदीप जी, आप कुछ जोड़ना चाह रहे हैं? नहीं, मैं ये जोड़ना चाहता था, बड़ी दिलचस्प बात है कि मैं 1995 में, क्योंकि आजकल आप वरिष्ठ की बात करते हैं, तो 95 में वर्ल्ड दिस वीक करके एक प्रोग्राम हुआ करता था डीडी पर। उस प्रोग्राम के लिए जो एनडीटीवी चलाता था, मैं गया था नेपाल, और तब पूरा जो माहौल बना था, कम्युनिस्ट पार्टी पहली बार एक तरह से सक्रिय हो रही थी।
क्योंकि कई सालों तक वहां नेपाली कांग्रेस का वर्चस्व था। वो पहला चुनाव था जिसमें कम्युनिस्ट पार्टी उभर कर आ रही थी, और उस चुनाव में मैं जहां भी जाता था कम्युनिस्ट पार्टी की रैली में एंटी इंडिया सेंटिमेंट था। भारत के खिलाफ किस तरह से सेंटिमेंट लोगों को भड़काया जाए। एक तरह से आज आप पूछ रहे हैं कि ओली एक तरह से टक्कर दे रहा है भारत के प्रधानमंत्री को या भारत के सरकार को। उस चुनाव में भी सौरभ उसी तरह का एक माहौल बनाने की कोशिश की थी, और जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उस चुनाव के बाद नंबर 1 पार्टी उभर कर आई। उसके बाद अधिकारी जो थे, मनमोहन अधिकारी, वहां पहले कम्युनिस्ट प्राइम मिनिस्टर भी बने थे। तो मुझे याद है कि ये कोई आज की बात नहीं है। पिछले 20-25 सालों में कम्युनिस्ट पार्टी ने एक तरह से, खास करके दूसरे पार्टियों ने भी अपने समय समय पर किया है, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी ने ये एंटी इंडिया सेंटिमेंट जो है इसका फायदा उठाने की कोशिश की। लेकिन आपकी बात सही है, इस लेवल तक कि डायरेक्ट चैलेंज एक तरह से भारतीय सरकार को, मुझे लगता है जिस तरह से ओली ने दिया है, पिछले प्रधानमंत्रियों ने इस लेवल तक नहीं गए। मैं सुरेन और युवराज जी, आप दोनों से ये जानना चाहता हूं कि ये क्या उनके लिए सिर्फ एक पॉलिटिकल करेंसी है कि एंटी इंडिया स्टैंड रखो, या चाइना के साथ इतना ज्यादा कोलैबोरेशन है कि वो और कुछ सोच ही नहीं सकते? क्योंकि नेपाली कांग्रेस का हिस्टोरिकली इंडिया के साथ, इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल के साथ बहुत एसोसिएशन रहा है, तो उनको उल्टी दिशा में जाना ही था। युवराज जी। सौरभ जी, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और बहुत ही व्यापक प्रश्न है। एक तो जो इसमें, अगर आप कम्युनिस्ट पार्टी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, जो 2 पार्टीज थे बड़े यहाँ के, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, यूनाइटेड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट जिसको ओली हेड करते थे, और नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओइस्ट जिसको प्रचंड हेड करते थे, दोनों का मर्जर हुई कब करीब 28-29 साल पहले, 29 महीने पहले। तो इनकी अगर वर्ल्ड व्यू आप देखेंगे तो एसेंशियली एंटी अमेरिका और एंटी इंडिया इनका वर्ल्ड व्यू है। लेकिन बहुत ही दिलचस्प बात ये भी है कि माओइस्ट को खास तौर से, जो 10 साल तक ये अंडरग्राउंड पॉलिटिक्स इंसर्जेंसी में रहा, आर्म्ड स्ट्रगल नेपाल में चलाया, जिसमें 17,000 करीब लोग मारे गए 1996 और 2006 के बीच में, उसको नेपाली पॉलिटिक्स के सेंटर स्टेज में, पावर और पॉलिटिक्स के सेंटर स्टेज में लाने में जो महत्वपूर्ण भूमिका भी इंडिया ने खेला। तो इंडिया का उस समय का 2006 का जब किंग ने पावर टेक ओवर किया था, उस समय इंडियन असेसमेंट ये दिखा कि नेपाल के अब इमर्जिंग जो पीपुल्स फोर्स है, पीपुल के जो इमर्जिंग फोर्स है, नेपाली कांग्रेस नहीं है, मोनार्की नहीं है, ट्रेडिशनल माओइस्ट है। इसलिए इंडिया ने मीडिएट किया माओइस्ट को नेपाल के पावर के सेंटर स्टेज और पॉलिटिक्स के सेंटर स्टेज में लाने के लिए, पीस प्रोसेस के लिए। आपको याद होगा कि जब माओइस्ट ने अपना 40 पॉइंट प्रोग्राम पब्लिक किया कि हम इसके लिए इंसर्जेंसी में जाएंगे, वहाँ के स्टेट के अगेंस्ट में रिविलियन करेंगे, मोनार्की को हटाएंगे, तो उसका ये था, पहला डिमांड था कि 1950 का इंडिया के साथ जो ट्रीटी है उसको हम एबोलिश करेंगे, और वर्ल्ड के बाकी जो भी कंट्री है उसके साथ इनइक्वल ट्रीटी को हम खत्म कर देंगे। लेकिन उसके साथ साथ जहां तक इंडिया और नेपाल के बीच के ये बहुत सारे नेपाली कांग्रेस है, नेपाली कांग्रेस आप अच्छी तरह जानते हैं कि इंडिया में इसका फाउंडेशन हुआ, इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में नेपाली कांग्रेस लीडर्स ने पार्टिसिपेट किया, बीपी कोइराला, ये सब नेता। उसका एक ही रीजन था कि आजाद भारत और डेमोक्रेटिक भारत नेपाल में डेमोक्रेसी के लिए और उसके स्वतंत्रता के लिए बेस्ट गारंटी होगा। इस स्पिरिट के साथ उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। हालांकि बहुत बीपी कोइराला के टाइम में भी इंडिया के साथ थोड़ा, मतलब नेपाल इंडिया के सिक्योरिटी अम्ब्रेला में है कि नहीं, नेहरू उनके साथ टसल हुआ था। ये क्लियर किया था बीपी कोइराला ने एज ए प्राइम मिनिस्टर कि हम स्वतंत्र मुल्क है और हमारा सुरक्षा हम अपने करेंगे। लेकिन जहां तक बॉर्डर के दो जो सीमाना जुड़े हुए मुल्क हैं, उसमें बॉर्डर के डिस्प्यूट जरूर आएंगे। अभी भी मुझे लगता है कि छोटा मोटा 71 प्लेसेज में दोनों कंट्री का ऑफिशियल वर्जन ये है कि 98% बॉर्डर जो डिस्प्यूट था वो सेटल हो गए हैं, और 2% बाकी है जिसमें काला पानी वगैरह या सुस्ता जो भी है। और जहां तक ओली ने अभी ये स्टैंड लिया, उसमें पूरा मुल्क उनके साथ है, क्योंकि बॉर्डर टेरिटोरियल इश्यू एक इमोशनल इश्यू भी हो जाता है।
इसमें नेग्लिजेंस दोनों साइड का है, क्योंकि जब फॉर्मली दो कंट्री के प्राइम मिनिस्टर के लेवल में ये तय हुआ कि बॉर्डर डिस्प्यूट फॉरेन सेक्रेटरी के लेवल में टेक्निकल और बाकी जो डिप्लोमेटिक मशीनरी है वो सॉर्ट आउट करेंगे, तो 20 साल में कोई भी मतलब उसमें एक बार भी वो लोग मिले नहीं है। और जब जम्मू एंड कश्मीर आर्टिकल 370 स्क्रैप हुआ है, नया मैप आ गया है, इंडिया में इंक्लूड किया उस टेरिटोरी को, फिर नेपाल ने वार्ता के लिए रिक्वेस्ट किया, डेट आया नहीं वहां से, तो फिर नया मैप में नेपाल ने उस चीज को इंक्लूड किया। ये मुझे नहीं लगता कि ये बड़ा एवरेशन नहीं है, क्योंकि दिस इज अ डिस्प्यूटेड टेरिटोरी बिकॉज बोथ कंट्रीज आर क्लेमिंग दैट दिस बिलोंग्स टू देम। तो लेकिन वार्ता से इसका समाधान हो सकता है, जिस तरह और डिस्प्यूट हुआ। जहां तक चाइना की बात है, इंडिया में मेरे दोस्तों के बीच में भी थोड़ा ये है कि कभी बार बार ये आता है कि किंग त्रिभुवन, कभी अभी मातृका प्रसाद कोइराला का नाम आ रहा है, कभी वो मोहन शमशेर का नाम आ रहा है कि दे वांटेड टू मर्ज नेपाल विद इंडिया बट नेहरू रिफ्यूज, जिसका कोई भी प्रमाण नहीं है। और कभी कभी इंडिया में आ जाता है कि नेपाल वाज वन ऑफ दोस प्रिंसली स्टेट्स which became part of India. Nepal was never a princely state that way. Nepal has all along been independent. इसलिए भी illiterate नेपाली अपने इंडिपेंडेंस के लिए वो थोड़ा ये उनमें स्वाभिमान है, इसलिए कहीं किसी तरीका से उसमें एडवर्स कमेंट आ जाता है। तो मुझे लगता है कि दे रिएक्ट, बट और नॉट ऑल रिएक्शन जो नेपाल में एंटी इंडिया रिएक्शन होता है वो चाइना के कारण नहीं है, वो नेपाल और इंडिया के पॉलिसी और एटीट्यूड के प्रॉब्लम के कारण है मेनली। सुरेन, आपको लगता है कि ये जो 2015 का ब्लॉकेड हुआ है उसने एंटी इंडिया सेंटिमेंट को और मजबूत किया है? या जैसे कि राजदीप थोड़ी देर पहले बता रहे थे, कम्युनिस्ट पार्टी फ्यूल कर ही रही थी और मधेशी वर्सेस वो था। क्योंकि ऑनेस्टली स्पीकिंग आई एम वेरी न्यू टू दिस टॉपिक, बट फ्यू थिंग्स आर वेरी विजिबल, बी इट द कल्चरल कनेक्शन। एक लैंग्वेज है जिसमें हम और आप बात करते हैं, नाम हो, रिलीजियस रेफरेंस हो, कल्चरल रेफरेंस हो, और जब हम बिहार में जो बॉर्डर वाले डिस्ट्रिक्ट हैं वहां के लोगों से बात करते हैं तो किसी की खेती यहाँ, किसी की वहां, किसी की रिश्तेदारी यहाँ वहां है। सो दीज आर द टू स्टेट्स, टू नेशंस जो क्लोजेस्ट हो सकते हैं एक दूसरे के, और रहे भी हैं। तो हम लोगों के लिए वो बड़ा शॉकिंग है, सरप्राइजिंग है कि भाई ये तो दो भाइयों का झगड़ा है जिसमें दुनिया मजे ले रही, मुझे तो ऐसा लगता है। सुरेन, शायद आप कहीं सच है, क्योंकि एक्सपर्ट्स इंडिया में जो है वो कहते रहते हैं कि no two countries in South Asia are as connected civilizationally, culturally, historically and geographically as Nepal and India are. जैसे कि कहते हैं कि भारत और नेपाल जिस तरह से ऐतिहासिक रूप में पौराणिक काल से जो भौगोलिक हिसाब से जुड़े हुए वो कोई और देश जुड़े नहीं है, ऐसे बोलते हैं। हिमालय से लेके पानी बहना शुरू कर देती है और नेपाल का 70% पानी बह के गंगा में जाती है। गंगा में आने वाली पानी का 70% हिस्सा नेपाल से होता है। तो इस तरह का कनेक्शन है, जरूर है। मगर थोड़ी देर पहले सारदीप ने बताया कि 1995 में भी एंटी इंडिया सेंटिमेंट था। आपको थोड़ा कंटेक्स्ट याद करनी चाहिए कि 1995 में मैं बहुत छोटा ही था, फिर भी मेरे को याद है कि 1989-90 में एक ब्लॉकेड हुआ था। शायद राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे और उसके बाद एक ब्लॉकेड हुआ था नेपाल भारत। उसकी वजह से नेपाल में बहुत परेशानी हुई थी। 1990 की बात कर रहा हूँ। उसकी वजह से वो थोड़ा एंटी इंडियन सेंटिमेंट जो आप चिंता करते रहते हैं वो उस वक्त भी था और काफी चढ़ा हुआ था, और वो 1995 तक वो स्पिल ओवर हो रहा था स्ट्रीट्स में। और एंटी इंडिया सेंटिमेंट में आप लोग जैसे कि सस्पेक्ट करते हैं कि उसी में राइड करके कम्युनिस्ट पार्टी आगे बढ़ा। शायद हो सकता है, युवराज घिमरे और अच्छी तरह से इसको समझा सकते हैं। और 2015 में आते हैं, 1990 से का ब्लॉकेड से 1989 का ब्लॉकेड से 2015 में आते हैं। तो 2015 में ब्लॉकेड इस वक्त हुआ जब नेपाल में भूचाल के बाद नेपाल बाउंस बैक करने की और उठने की कोशिश कर रहे थे नेपाल के लोग। उस वक्त ये संविधान का विवाद को लेकर जो भारत में ने एक नाकाबंदी लगा दी, नेपाल के तराई के दलों ने भी सड़क में अपनी देश के मुल्क के भारत और अपने देश के मुल्क में जो ब्लॉकेड की प्रोटेस्ट किया, और उसके तहत उसको साथ देकर दिल्ली ने जो ब्लॉकेड की, उसकी वजह से भी एंटी इंडिया सेंटिमेंट काफी बड़ा था। फिर वो धीरे धीरे कम हो रहा था और फिर ये लिपुलेख का विवाद आया
कल 2019 नवंबर से लिपुलेख का विवाद शुरू हुआ। नेपाल ने उस वक्त, नेपाल के अभी की फॉरेन मिनिस्टर प्रदीप ग्यावाली कहते हैं कि उस वक्त नेपाल ने आपत्ति जनाई, अपना ऑब्जेक्शन जनाया। नवंबर में, फिर दिसंबर में, जनवरी में 3 बार अपना प्रोटेस्ट किया दिल्ली से फॉरेन मिनिस्ट्री के लेवल पे। कुछ बातचीत नहीं हो पाया इस बीच में। तो ये गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स कह रहे हैं कि उसकी वजह से नेपाल को ये कदम उठाना पड़ा। राजदीप, आपको लगता है कि ने 2 ब्लॉकेट का जिक्र किया, एक राजीव गांधी के जमाने में हुआ कांग्रेस में और एक नरेंद्र मोदी के जमाने में हुआ। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं दोनों ही बार हम ये एसेस करने में फेल हुए कि इसका जो लार्जर इम्पैक्ट होगा वो एंटी इंडिया इम्पैक्ट होगा, कि जो हम दिखा रहे हैं यू आर डिपेंडेंट ऑन अस, तो ये धीमे धीमे 80s से अब तक नेपाल को ग्रेजुअली चाइना या दूसरे देशों की तरफ शिफ्ट कर रहा है कि डिपेंडेंट ऑन दिस कंट्री ओनली। देखिए, मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारी चूक एक रही है नेपाल के साथ हमारे जो व्यवहार डिप्लोमेटिक रिलेशन में, कि हम बिग ब्रदर, बड़े भाई की तरह कभी कभी नेपाल को हम समझते हैं कि नेपाल तो हमारा पड़ोसी है जो हमारे साथ ही हमेशा रहेगा। हमने नेपाल फॉर ग्रांटेड लिया है। हमने वो जो नेपाल के साथ संबंध को मजबूत करने के लिए जो प्रक्रिया होनी चाहिए, कभी हमने उसको उस लेवल पर नहीं ले गए हैं जिस पर हम एक स्पेशल रिलेशनशिप होनी चाहिए। मुझे अभी भी याद है 1990 या अर्ली 90s में जब मैं दिल्ली पहली बार आया, मेरे पड़ोसी एक व्यक्ति थे अरविंद देव। अरविंद देव नेपाल में तब दूतावास थे जब ये प्रॉब्लम हुआ था, तब नेपाल के साथ पानी का बड़ा विवाद हुआ। और मैंने अरविंद देव से पूछा था क्या वजह है, मुझे लगा नेपाल तो हमारे साथ है हमेशा। उन्होंने कहा तब, कोई देश आपके साथ हमेशा के लिए नहीं रहता, उतार चढ़ाव होते रहते हैं, आपको उसके लिए तैयार होना पड़ेगा, आपकी सिस्टम को तैयार करना पड़ेगा। मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमने नेपाली लोगों के साथ, नेपाल के सरकार के साथ एक ऐसा एटीट्यूड लिया है जब हम बड़े भाई की तरह उनको कभी दबाने की भी कोशिश करते हैं। और बड़े भाई होने का दावा हमारा सही हो सकता है, लेकिन दबा नहीं सकते किसी को। जब आप दबाओगे या किसी को किनारे करोगे तो रिएक्शन आएगा। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये रिएक्शन, सौरभ, इस समय आ रहा है नेपाल से, क्योंकि वहां की सरकार, जैसे मैंने कहा, एंटी इंडिया सेंटिमेंट भी है और उसका फायदा भी उठा रही है, अपना राजनीतिक फायदा। और मोदी जी हो या राजीव गांधी तब हो, हमारे जो हमारी जो डिप्लोमेसी रही है उस पर कहीं ना कहीं कमी तो रही है। और देखिए, मोदी जी के लिए तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमने हमेशा कहा है वर्ल्ड्स ओनली हिंदू किंगडम, ये बार बार हम कहते रहे, भाजपा कहती रही, आरएसएस कहती है, लेकिन केवल उस कल्चरल टाइज पर आप अपनी पूरी डिप्लोमेसी को नहीं बेस कर सकते। आपको मशक्कत करनी पड़ेगी और ये बिग ब्रदर एटीट्यूड छोड़ना पड़ेगा, और नेपाल को भी कोशिश करनी पड़ेगी। जी बिल्कुल, मैं उसी पे आ रहा था। युवराज और सुरेन, तो हम लगातार देखते हैं कि चाइना की एम्बेसडर अलग अलग कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर्स से मिल रही हैं, मीडिएट करने की कोशिश कर रही हैं। एक आम नेपाली नागरिक इसको कैसे देखता है कि चाइना इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो रहा है हमारे डोमेस्टिक अफेयर्स में? क्योंकि उनका तो सिर्फ बिजनेस का हित है, उनका तो कोई कल्चरल टाई है नहीं, कोई है नहीं नेपाल के साथ। युवराज जी। सौरभ जी, इतना महत्वपूर्ण बात आपने इससे पहले, वो जो ब्लॉकेट के टाइम में राजीव 88-89 का था, मैं टेलीग्राफ में था, हम लोगों ने रिपोर्ट किया कि जब आप बोल रहे थे ना, वहाँ जमीन, एक आदमी का, एक परिवार का जमीन नेपाल में है, लेकिन उसको अपने घर से अपने जमीन में जाने के लिए इंडिया होकर जाना पड़ता है, वाइस वर्सा। और ये रिलेशन, ये यूनिकनेस कहीं नहीं मिलता है। लेकिन जब होता क्या है कि जब जमीन, उस जमीन पर परिवार के झगड़ा हो जाता है, दो साइड के, उनका तो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है, लेकिन दो कंट्री का बाउंड्री का डिस्प्यूट भी बन जाता है वो। और जब 88-89 के ब्लॉकेट हो रहे थे, जगन्नाथ मिश्रा वो MP बन गए थे, बिहार के सीएम थे। जी, बिहार के सीएम। उन्होंने राजीव गांधी के साथ डेलीगेशन ले गए कि क्योंकि नेपाल के लोग भी वहां आए, ये सॉर्ट आउट कीजिए, इससे हम लोगों का घाटा होता है, हम लोग का रिश्तेदारी उधर है, वहां के रिश्तेदारी ये है। और उस समय के इंस्टेंसेस जो हम लोगों ने रिपोर्ट की, यहाँ तक हुआ कि जब ब्लॉकेट था, पेट्रोलियम क्राइसिस था, तो इंडिया के, मतलब ये बॉर्डर के लोगों ने
वो पाइप, लंबा पाइप उस तरफ ले जाकर दे डिफाइड द गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शंस। इस तरह के रिलेशंस भी हैं। लेकिन जो चाइना फैक्टर है, चाइना फैक्टर काफी बाद में आया नेपाल में। ये 2005 के बाद 2005-2006 के आए। पहले नेपाल का डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैज बीन अबाउट 65 ईयर ओल्ड बिटवीन नेपाल एंड चाइना। लेकिन कभी भी चाइना का इंटरेस्ट वो तिब्बत, क्योंकि तिब्बत के साथ जड़ा हुआ है, उनका सेंसिटिव एरिया जो वो, नेपाल से ऐसा कोई गतिविधि न हो नेपाल से या नेपाल को बेस बनाकर कि वहाँ डिस्टर्बेंस हुआ। इट वाज लिमिटेड टू दैट, पर उनका जो कंपोनेंट डेवलपमेंट वगैरह में बहुत ही कम था। लेकिन 2005-2006 में जो रेडिकल पॉलिटिकल चेंज हुए, मैंने बताया इसका, उसमें इंडिया ने बहुत ही एक्टिव एंड डायरेक्ट रोल प्ले किया कि माओइस्ट जो अंडरग्राउंड थे, जिनको भारत गवर्नमेंट ने टेररिस्ट बोला था, और 7 मेजर पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ नेपाल, उनको एक साथ लाकर 12 पॉइंट एग्रीमेंट में, मतलब कि आपका फॉर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, फॉर कंसोलिडेशन ऑफ डेमोक्रेसी, फॉर पीस एंड फॉर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, आप लोग इस एजेंडा में आइए। ये भारत का इनिशिएटिव रहा। उसमें क्या हुआ, दे डिसाइडेड टू स्क्रैप द मोनार्की, और उस जो चेंजेस का लीडरशिप माओइस्ट के हाथ में दे दिया। इट वाज इम्पोज्ड काइंड ऑफ सपोर्ट। नेपाली जनता उस समय तक मतलब इन्वॉल्व नहीं थी उस प्रोसेस में। युवराज सर, क्या ये मैं यही जानना चाह रहा था कि जो ये यूपीए मनमोहन सिंह के टाइम पे ये सारी जो डिप्लोमेसी हुई, लोगों ने कहा कि कम्युनिस्ट पार्टी को एक किस्म की पॉलिटिकल लेजिटिमेसी मिल गई। बिल्कुल, बड़ा उनका साइज, एक्चुअल जो साइज था उससे बड़ा सपोर्ट मिल गया, और वो मोनार्की को रिमूव करने का क्रेडिट भी उनको मिला। लेकिन इंडिया ने ये रियलाइज नहीं किया कि सडन एग्जिट ऑफ मोनार्की, क्योंकि वो भी कल्चरल, पॉलिटिकल, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन था, उसके सडन एग्जिट से जो वैक्यूम क्रिएट होगा, उस वैक्यूम को केवल इंडिया फिलअप करेगा, ये इंडिया का कैलकुलेशन था। एक दूसरा, उस रेडिकल पॉलिटिकल चेंज में इंडिया ने उस समय अमेरिका और यूरोप को इन्वॉल्व किया। दे वर ब्रॉट टू नेपाल एज अलाइज। तो जब नेपाल में अमेरिका और यूरोप का प्रेजेंस हो गया, तब चाइना ने उस समय रिएक्ट किया। ये बोला कि अब जो तिब्बत में प्रॉब्लम जो क्रिएट कर सकते हैं, वो फोर्सेस नेपाल में आ गए हैं। उसके बाद चाइना स्टार्टेड कमिंग इन नेपाल इन ए बिग वे। इन्वेस्टमेंट बढ़ा, उनका प्रेजेंस बढ़ा, गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ उनका सपोर्ट बढ़ा। उसके बाद चाइना अब इस हालत में, मतलब इस हैसियत में है कि वो यहाँ की इवन इंटरनल पॉलिटिक्स में इंडिया से बड़ा हैसियत उसका बन गया। एक दूसरा, इंडिया का जो ट्रेडिशनल क्लाउड था, जो हम लोग सॉफ्ट पावर की बात करते हैं ना, इंडिया कल्चरल, सिविलाइजेशनल, वो धीरे धीरे दूर होता जा रहा है। पहले क्या होता था कि जैसे गोरखनाथ मंदिर है, नेपाल के प्रेजाइडिंग डिटी राजा के टाइम में गोरखनाथ को मानते थे, तो वहाँ के क्वाइन में, करेंसी में गोरखनाथ का ये श्री गोरखनाथ। और जो गोरखपुर में वहाँ के जो गोरखनाथ मंदिर में माघ महीना में जो प्रसाद बांटा जाता है, खिचड़ी, उसमें सबसे पहले जो सामग्री होता है, चावल, दाल वगैरह, वो यहाँ से जाता था पहले से। उस तरह का कल्चर अब तो खत्म। मैं उस हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ये सब चीज को ध्यान नहीं दिया है रेडिकल चेंज लाते समय, और चीन बिग स्केल में आ गया। और शुरू में तो लोगों ने एक प्रोजेक्ट किया कि इंडिया बहुत ज्यादा इंटरफेयर कर रहा था नेपाल की पॉलिटिक्स में, इट सर्व्स देम राइट। लेकिन अब चाइना इतना बड़ा आकार में आ रहा है, और उसमें कि इसलिए वो ये हैसियत बना रहे हैं कि May 1 में जब ओली को दिक्कत हो रहा है उसके सेंट्रल पार्टी में, 9 मेंबर सेंट्रल कमेटी में, when there were 5 members clearly against ओली, जाकर राजदूत ने सी मेट प्रचंडा, सी मेट माधव नेपाल, और दूसरा दिन का रिजल्ट उन्होंने चेंज कर दिया। ये हैसियत है। और बाकी सॉरी प्लीज। हाँ, माय लास्ट क्वेश्चन टू बोथ ऑफ यू एंड ऑफ कोर्स राजदीप, एक तो जो ऑब्वियस बात है कि व्हाट्स द वे फॉरवर्ड फ्रॉम नेपाल्स पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम इंडियाज पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि इसका रेजोल्यूशन तो होना ही चाहिए। लेकिन उससे पहले मैं एक सवाल सुरेन आपसे जानना चाहूंगा कि नेपाल का जो पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट है या जो वहाँ का है, उनको ये डर नहीं है कि इफ यू लुक एट चाइनीज डिजाइन, उन्होंने श्रीलंका में बड़े, ठीक चल रहा है, आप 10 मिनट बाद, उसके बाद वो हम्बनटोटा पोर्ट उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया कि भाई आप नहीं चुका पा रहे हो। जाम्बिया में बड़े पैमाने पे इन्वेस्टमेंट किया, और अब धीमे धीमे जाम्बिया को ऑपरेट करने लगे।
सेम थिंग अप्लाइज ऑन पाकिस्तान। तो एक नेपाल में ये भी तो एक होगा कि भाई हमारी सोवरेनिटी इंटैक्ट रहे, चाइना इन्वेस्टमेंट के दम पे इतना ना घुसाए कि वो रेगुलेट करने लगे, वो अल्टीमेट पॉलिटिकल मास्टर बन जाए। सुरेन, हाँ, ऐसा बहस डिबेट नेपाल में भी शुरू हुआ है। हम्बनटोटा का जब सामने आया मामला श्रीलंका का, तो इस बात पर, और ये जो BRI है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चाइना का, उसके तहत और उसके हिसाब से कुछ एड नेपाल में भी आ रहे हैं, कुछ प्रोजेक्ट नेपाल में भी सेलेक्ट करने का प्रोसेस शुरू हो रहा है। इसको लेकर बहस जरूर हो रहा है। कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल का एक अपने हिसाब से एक लोटा और यूनिलैटरल डिसीजन तो कर नहीं पाएगा। ये डिबेट नेपाल में भी है, मगर अभी तक वो बड़ा जो प्रोजेक्ट है वो अभी तक नहीं आया है, इसलिए मामला उतना सीरियस नहीं हुआ है। जैसे कि युवराज जी बता रहे थे कि वो प्रोएक्टिव है बहुत, उधर का एम्बेसडर काठमांडू में भी प्रोएक्टिव है, जैसे कि कभी कभी इंडिया के एम्बेसडर काठमांडू में भी बहुत प्रोएक्टिव हुए करते थे, उसी तरह से चाइनीज एम्बेसडर प्रोएक्टिव है। तो ये प्रोएक्टिविज्म जो है वो अपने हिसाब से चल रही है। मगर ये जितने भी प्रोजेक्ट्स एड की बात होती है, तो नेपाल के सिविल सोसाइटी और मल्टी पार्टी जितने भी राजनीतिक दल है, पत्रकार है, वो सब ये मामला को बहुत गंभीर और ब्रॉडर पर्सपेक्टिव पे देख के निर्णय करने शुरू कर रहे हैं। मेरे ख्याल से ये ऐसा ही इतना आसान भी नहीं है। चाइना का कोई बड़ा प्रोजेक्ट, बड़ा ट्रैप नेपाल में घुसा है, वो उतना आसान भी नहीं है। ओके, लास्ट क्वेश्चन, व्हाट्स द वे फॉरवर्ड? आई विल स्टार्ट विद यू राजीव। देखिए सर जी, मुझे लगता है एक बड़ा फर्क जो आया है सौरभ, मैंने 95 की बात की, हमने 90 की बात की, और आज 2020 की बात हो रही है, वो है चीन। और उसका कहीं ना कहीं हमें वो भी समझना पड़ेगा, जिस तरह की चाइना के एम्बिशंस है, खास करके वन बेल्ट वन रोड, ये जो रास्ता जिसे वो एक इकोनॉमिक अपनी इकोनॉमिक ताकत दिखाना चाहती है, अपनी आर्थिक, तो उसमें केवल भारत और नेपाल के बीच में बातचीत से ये मामला नहीं सुलझेगा इतने आसानी से। कहीं ना कहीं भारत की अभी भी मुझे लगता है वो पकड़ है नेपाल में, एक पर्सनल रिलेशनशिप है, उस रिलेशनशिप को कैसे आगे बढ़ाया जाए ये स्थिति है। मुझे लगता है हमें फेस टू फेस डायलॉग करना पड़ेगा। अब प्रॉब्लम क्या है कि ओली प्राइम मिनिस्टर रहेंगे या नहीं कल, इस पर भी सवाल है। तो तुरंत तो कुछ हो नहीं सकता है, जब तक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी में जो अंदरूनी जो विवाद चल रहा है वो नहीं सुलझा जा सकता, तब तक मुझे नहीं लगता ये स्थिति संभलेगी इतने आसानी से। Rajdeep, don't you think it was a political? Rajdeep, don't you think it was a political blunder when we talk about the UPA regime to give so much support to the communist faction कि उनको एक इतनी पॉलिटिकल लेजिटिमेसी मिल गई? क्योंकि आपको ध्यान होगा, यू आर वेरी मतलब अभी भी एक्टिव हैं, किस तरह से सीताराम येचुरी और सब लोग वो, क्योंकि वो UPA 1 चल भी रही थी लेफ्ट के सपोर्ट से, कितना सब कुछ था, ये कुछ ज्यादा ही हमने देखिए 2004 और 8 के बीच में जब लेफ्ट पार्टीज यूपीए को सपोर्ट कर रही थी, जिस तरह के पर्सनल रिलेशनशिप आप ही के जेएनयू में बने हुए थे, प्रचंड और सीताराम येचुरी के बीच में जो पर्सनल रिलेशनशिप से, जरूर उसका कहीं ना कहीं भारत सरकार ने फायदा उठाया आप कह सकते हैं, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी के साथ अच्छे संबंध किए, उनको इंपॉर्टेंस दिया, जो भी आप कहें उसका। अगर आप कहें आज हमें नुकसान भुगतना पड़ रहा है, ये सवाल देखिए, कुछ एक ना एक दिन ये होना ही था, क्योंकि नेपाल की जिस तरह से भारत में भी आपने देखा है राजनीति जो होती है वो बदलाव होता है ना। नेपाल में नेपाली कांग्रेस का वर्चस्व था इतने साल से, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी धीरे धीरे उभर कर आई, और फिर माओइस्ट जिस तरह से पॉलिटिक्स में आ गए। मुझे लगता है आप कह सकते हैं कि आज की तारीख में कि जिस तरह से ओली बात कर रहे हैं, हमने गलती तब की, लेकिन जब आप प्रचंड या ओली के साथ संबंध रखते हैं तो ये रिस्क होता ही है आपके सामने। हम और क्या करते, हम कोई आप ये जानिए, मेरी एक ही लास्ट बात है, नेपाल को आप पपेट रेजिम मत जानिए, कठपुतली नहीं है आपका कि आप डिक्टेट कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं, ये हमारी गलती रही है, बिल्कुल नहीं। जी युवराज जी, सुरेन जी, वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, व्हाट्स द वे फॉरवर्ड? हाउ कैन वी रिजॉल्व दीज इश्यूज? लेट मी पिक अप फ्रम बिहार में बात कर रहे थे, बिहार में लोगों से, तो उन्होंने कहा कि बॉर्डर पे अब
सख्ती बहुत बढ़ा दी गई है। दोनों ही तरफ के जो किसान हैं और दूसरे लोग हैं उनको बहुत दिक्कतें आ रही हैं। तो वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ उत्तराखंड वाले मोर्चे पर टेंशन हो, वो सारे ही बॉर्डर पे अब धीमे धीमे टेंशन रिफ्लेक्ट होने लगा है। जी राजदीप, जैसे कि बोल रहे थे कि पपेट रेजिम के हिसाब से जो बातचीत होते रहते हैं दिल्ली में, कभी कभी टीवी शो भी चलते हैं, लेट्स से द पपेट। ऐसा नहीं होना चाहिए। इंडियन मीडिया को भी और रिस्पॉन्सिबल, फ्री, फेयर, बैलेंस होनी चाहिए। उधर की सिविल सोसाइटी, आज द वीक में पढ़ रहा था थोड़ी देर पहले, द वीक में कोई लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड ने लिखा है कि अब करेंसी का लेवरेज यूज करो और नेपाल को कुछ हिसाब से दबाओ। इस तरह से मामला आसान नहीं होगा, संबंध में सुधार नहीं होगा। अभी भी कुछ देरी नहीं हुई है, थोड़ा सा प्रॉब्लम आया है बाउंड्री इश्यूज पे, जैसे कि बॉर्डर में खेत और बारी के लेकर थोड़ा सा डिस्प्यूट होता है, तो इधर बाउंड्री का है। ये ऐसा बाउंड्री है जो डिमार्केटेड ही नहीं हुआ है अभी तक। 98% डिमार्केशन हुई है दोनों देश के सर्वे जनरल के सर्वे डायरेक्टर जनरल के लेवल पे, मगर उस पर साइन नहीं हुई है। इसको कंप्लीट करनी चाहिए। जितने भी सीमा विवाद है, जैसे कि लिपुलेख, लिपियाधुरा, कालापानी बेल्ट सुस्ता है, उनको रिजॉल्व करनी चाहिए जीपीएस टेक्नोलॉजी के तहत। और भी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। दैट डिमार्केशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि भविष्य में कोई इस तरह का डिस्प्यूट ना हो। युवराज, डिप्लोमेसी प्रोएक्टिव होनी चाहिए दोनों तरफ से बातचीत। ये जो स्पीचलेसनेस, मतलब ये डायलॉग, संवादहीनता जो है अभी ये बंद होनी चाहिए। जैसे कोविड-19 शुरू होते ही मोदी ने ओली को फोन करके कोई कोऑपरेशन की बात की थी, इस पर भी ऐसे बातचीत होती रहना चाहिए, तो उससे संबंध में जरूर सुधार आएगा मेरे ख्याल से। बिल्कुल। युवराज जी, लास्ट सजेशन। जी सर जी, 2-3 चीज। एक तो जब डिस्प्यूट होता है, डायलॉग इज द ओनली वे फॉरवर्ड, एक। दूसरा, नेपाल इंडिया के रिलेशन, स्पेशली पीपल टू पीपल रिलेशन, चाहे डुबान का हो, चाहे बॉर्डर का बोल रहे थे, बॉर्डर तो अभी कोविड के कारण भी सील्ड है, इसलिए इस साल प्रॉब्लम है। लेकिन जब डुबान अगर होता है, पीपल ऑफ टू साइड्स जो एक दूसरे को मरहम पट्टी लगाते हैं, वो प्रॉब्लम लोकल लेवल पे सॉर्ट आउट करते हैं। काठमांडू और दिल्ली दूर है। तीसरा, एक इंडिया का सबसे बड़ा जो यहाँ से दिखने को है कि इंडिया ने लिटरली हाईजैक नेपाल्स इंटरनल पॉलिटिक्स, जो काउंटर प्रोडक्टिव बना, और अल्टीमेटली इंडिया ने अपने जो इंस्टीट्यूशनल एलाइज थे, पहले मोनार्की, नेपाली कांग्रेस, और वो 2 इंस्टीट्यूशनल एलाइज थे, वो तो कम, एक खत्म हो गया, मोनार्की खत्म हो गया, नेपाली कांग्रेस को आपने माओइस्ट का एजेंडा दे दिया कि इसका माओइस्ट का एजेंडा ले लो तुम, नहीं तो तुम्हारा ही। अब इसलिए नेपाली कांग्रेस का हिस्ट्री वगैरह सब खत्म हो गया है। तीसरा, नेपाल आर्मी इंडियन आर्मी का एक लंबा रिलेशन है, वो एक पॉलिटिकल हिसाब से जनरल होते हैं दोनों एक दूसरे की आर्मी के। जी वो रिलेशन है, लेकिन वो बहुत ही डिलिकेट रिलेशन, इंडिपेंडेंटली हम भी एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कोई इंडिपेंडेंटली कुछ करे। तो इसके बाद जो भी मुझे ये लगता है कि चाइना एक एक्स्ट्रा फैक्टर के, इंडिया और नेपाल के बीच में ये भी तय करना है कि हमेशा हम लोग सॉफ्ट पावर की बात करते हैं, रिलीजन, सिविलाइजेशन, कल्चर, लेकिन इंडिया का थ्रेट परसेप्शन है ना, सिक्योरिटी परसेप्शन, वो इंडिया का पॉलिसी नेपाल में गाइड करता है। इसमें जरूर ये है कि सिक्योरिटी परसेप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक बहुत ही एम्बिशियस ग्रोइंग पावर के लिए, लेकिन हाउ फार दैट थ्रेट परसेप्शन इज क्लोजर टू द रियलिटी, वो हमेशा दोनों कंट्री ने इस चीज को नजरअंदाज किया है। मुझे लगता है कि रियलिटी और परसेप्शन के बीच का गैप को भी आपको ब्रीच करना पड़ेगा। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका युवराज जी, सुरेन जी, नेता नगरी में जोड़ने के लिए। आगे भी कभी नेपाल से जुड़े मसले होंगे तो हम आपसे परेशान करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।